सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी लैब है डेटाबेस सिस्टम्स की लैब 3, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम अ टेबल विद कंडीशनल रिस्ट्रिक्शंस, अप्लाई लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा सॉर्ट डेटा इन रिजल्टिंग क्यूरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो जो एसक्यूएल इससे पहले अब तक जो हम लोग डेटाबेस सिस्टम्स में पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस आप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें कैसे आप लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं एसक्यूएल में, वो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉडुलो है, ठीक है। सो इनमें भी ये होता है कि रूल ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो होता है, जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो इसी तरह इसमें भी आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ऑन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो उसमें आप लोगों ने रूल ऑफ प्रेसिडेंस का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो होता है वो हायर प्रायोरिटी जो होती है पैरेंथेसिस की होती है, उसके अंदर जो ऑपरेटर्स आप लोगों ने परफॉर्म करें वो पहले परफॉर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की पावर ऑपरेशंस आ जाते हैं। पावर ऑपरेशंस जैसे कि आप लोगों ने 2⁻³ किया, ठीक है, तो ये इसकी प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स की, लास्ट में आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग ये जो इसके ऊपर आज सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें, उससे पहले आप लोग ये कर लीजिएगा कि हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाई थी उसी थीम पार्क को हम यूज़ करेंगे। उसमें मैंने कुछ और डेटा भी पॉपुलेट किया है, तो हम उसी के ऊपर आज लोग सिलेक्शन करेंगे। सो उसके लिए की स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है themepark.sql के नाम से। ये मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा और स्लेट पे भी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस स्क्रिप्ट को आप लोगों को मैंने एग्जीक्यूट करने का एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, डेटाबेस बनानी है, ठीक है। डेटाबेस का नाम themepark_online, ठीक है। डेटाबेस बन के उसके बाद आप लोगों ने इस डेटाबेस को यूज़ करना है, तो ठीक है, यूज़ themepark_online, ठीक है। अब आप लोगों ने उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो कमांड क्या थी, सोर्स में आप लोगों ने उस फाइल का पाथ दे देना है, ठीक है। तो मेरे केस में है ये फाइल का पाथ, हाँ, ठीक है। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, इसने तमाम टेबल्स बना दिए, ठीक है। उसके अलावा साथ इसमें जो डेटा वगैरह था वो भी पॉपुलेट कर दिया गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक कमांड देखते हैं, ठीक है, अगर तो जो थीम पार्क की डेटाबेस आप लोगों को जैसे याद हो, उसमें थीम पार्क की डेटाबेस में हमारे पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, थीम पार्क्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, ठीक है। थीम पार्क के अंदर जो टेबल है थीम पार्क का, इसके अंदर तमाम पार्क्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। इसके अलावा जो है टिकट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं टिकट प्राइसेस वगैरह। तो अब अगर लेट सपोज एक क्यूरी हम लोगों ने लिखनी है, लेट सपोज कि ऑनर ऑफ थीम पार्क चाहता है कि कंपेयर करना चाहता है करंट टिकट प्राइस को और उन हर टिकट को 10% इंक्रीज करके उसके साथ कंपेयर करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग किस तरह की क्यूरी लिखेंगे, हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि ये जो प्राइसेस की इंफॉर्मेशन है वो किस टेबल में स्टोर है, टिकट्स टेबल में स्टोर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है, हर टिकट प्राइस को डिस्प्ले करवाना है और हर टिकट प्राइस को 10% इंक्रीज करके वो भी साथ में हमने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम लोगों ने क्यूरी लिखनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने टिकट की इसके लिए क्यूरी लिखनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट पार्क कोड, ठीक है, टिकट नंबर, टिकट टाइप, टिकट प्राइस प्लस राउंड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.1 राउंड टिकट, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्या दे रहे हैं, डेटा पार्क कोड दे रहे हैं, टिकट नंबर्स की डिटेल, टिकट टाइप, टिकट प्राइस, और हर टिकट प्राइस को 10% इंक्रीज करके उसकी हमें दूसरे कॉलम में शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 24.99 को 10% इंक्रीज करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 27.49। इसी तरह हर एक को 10% इंक्रीज करके उसकी वैल्यू आप लोग को दूसरे कॉलम में शो कर रहा है। तो इसके लिए जो मैंने आप लोग का कमांड देख सकते हैं जो मैंने लिखी है, उसमें मैंने क्या लिखा है कि आप लोग पहले इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, उसके बाद ये यूज़ की गई है टिकट प्राइस को 10% इंक्रीज़ किया गया है। तो 10% इंक्रीज़ करने का जो मैथमेटिक्स में होता है, आप लोग क्या करते हैं 10 डिवाइड बाई 100 करें तो आपके पास आ जाता है 0.1, ठीक है।
तो 0.1 जो है टिकट प्राइस के साथ आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको उसका 10% दे देगा, इस वैल्यू का 20, इस वैल्यू का आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप लोगों ने पुरानी एग्जिस्टिंग टिकट प्राइस के साथ प्लस ऐड करना है तो आपके पास उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक राउंड फंक्शन यूज हुआ है। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड फंक्शन यूज होता है कि आप लोगों ने कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों ने वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कॉमा में लिखा है 2, तो आप लोगों को 2 वैल्यूज तक आप लोगों को ये डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने देख सकते हैं कि आपको जो कॉलम है इसमें आपको ये वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा एट्रीब्यूट जो है सर्टिफिकेट प्राइस प्लस कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो कर। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है इंक्रीज प्राइस, ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ यूज होती है एलियास, इसको एलियास कहा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यही जो कमांड है ये इसकी इस जगह पे जो टिकट प्राइस है इसकी जगह पे लिखा आ जाए इंक्रीज प्राइस, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये जो टिकट प्राइस प्लस और ये लिखा हुआ है इसके आगे मैं लिख दूंगा इंक्रीज अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, फ्रॉम टिकट। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है ये रिप्लेस हो गया इंक्रीज प्राइस के साथ, ठीक है। तो आप ये इसको कहा जाता है एलियास। इसके अलावा इसी एलियास को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, आप लोग ये जो है इसके साथ एज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोग ये एट्रीब्यूट है इसको ये जो आप लोग शो करवा रहे हैं डिस्प्ले करा रहे हैं इसको आप लोग एज इस तरीके से रेंडर करना डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंक्रीज प्राइस शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा सो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि सिलेक्टिंग रोज विद कंडीशनल रिस्ट्रिक्शंस। सो जैसे मैंने पहले बताया कि सिलेक्ट कमांड यूज होती है टू फेच डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। और इसमें हम लोग एक यूज करेंगे वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज यूज होती है टू फिल्टर आउट रिकॉर्ड्स, इन अदर वर्ड्स टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसके साथ हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज में कि जैसे कि इक्वल टू तमाम वो रिकॉर्ड दे दो जो इक्वल टू इसके इक्वल हों, लेट सपोज, ठीक है। लेस देन, इस तरह लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सी और सी प्लस प्लस में भी यूज़ किए होंगे। जो नए दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो बिटवीन और इन, ठीक है, ये यूज़ होता है कि एट्रीब्यूट इज विद इन रेंज है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह इन भी यूज़ होता है कि लिस्ट में आप लोगों ने उस तमाम रिकॉर्ड को दे दो जो कि इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग आगे इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि टिकट प्राइसेस, उन तमाम टिकट प्राइसेस को आप डिस्प्ले करा दें क्यूरी के थ्रू कि जिनकी टिकट प्राइस 20 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट पार्क, लेट्स अगर हम लोग लिख लें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टिकट्स वेयर टिकट प्राइस ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ये मुझे तमाम उन रिकॉर्ड की उस रिकॉर्ड को फेच करेगा कि जिसकी टिकट प्राइस 20 से ग्रेटर हो, ये इसके ऊपर फिल्टर आउट हो जाएगा, टिकट प्राइस ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप लोग लेस देन 20 लिखेंगे तो आपको तमाम वो रिकॉर्ड फेच करके देगा जिसकी प्राइसेस 20 से कम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं करेक्टर कंपैरिजन। अब अगर आप लोगों ने जैसे कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि उन तमाम थीम पार्क की डिटेल्स मुझे आप फेच करके दें जिनका जो पार्क कोड है वो UK 2262 से कम हो, लेस देन हो, ठीक है। तो ये एज आस्की में कंपैरिजन करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए का जो आस्की, बी का जो आस्की लेटर है, आस्की कोड है वो ग्रेटर देन है ए, तो इससे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने कंपैरिजन करना हो कि उन तमाम थीम पार्क की डिटेल दें जो कि पार्क कोड जिनका UK 2262 से कम हो, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम थीम पार्क वेयर पार्क अंडरस्कोर कोड लेस देन UK 2262, ठीक है। तो इन तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करेगा जो कि UK 2262 से लेस देन है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं फेरीलैंड, इफ्लिंग, एडवेंचर पॉड और लेब्राइन थी, ठीक है। ये आ गया आपके पास रिकॉर्ड्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, बिटवीन। बिटवीन किस तरीके से काम करता है? बिटवीन ऑपरेटर यूज होता है कि अगर आप लोगों ने चेक करना है कि एट्रीब्यूट की जो है कि जो इस विद इन रेंज है कि नहीं। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों ने
उन टिकट की प्राइसेस बतानी, उन टिकट्स का तमाम रिकॉर्ड फेच करना है जिनकी प्राइसेस 30 एंड 50 के बीच में हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बिटवीन। अब ये आप लोग इस क्वेरी को देखें तो ये क्या कह रहा है कि तमाम रिकॉर्ड अगर आप लोगों को कहा जाए कि फेच करें जिनकी प्राइसेस 30 और 50 के रेंज में हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टिकट वेयर टिकट प्राइस बिटवीन 30 एंड 50, तो ये उन तमाम टिकट्स की प्राइसेस को मुझे फेच करके देगा जिनकी प्राइसेस 30 एंड 50 के मिड में होंगी, ठीक है। तो ये एज अ रेंज के तौर पे आप इस बिटवीन कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तरह अगर हम लोगों ने यूज़ करना हो, अगर अट्रैक्ट पर आवर बिटवीन 5 एंड 10 है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेरी लिखने का कहा जाए कि उन तमाम एम्प्लॉयज़ नंबर, अट्रैक्शन नंबर्स आप लोग फेच करें कि जिनकी वर्क पर अट्रैक्शन जो है 5 एंड 10 की मिड रेंज में आती है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि तमाम टिकट, उसके लिए हम लोगों ने क्वेरी जो लिखी है सेलेक्ट एम्प्लॉय, तमाम उनको आवर से सेलेक्ट करें जिनके आवर्स पर अट्रैक्ट 5 एंड 10 की रेंज में आते हैं, ठीक है। इस कमांड को भी आप लोग एग्जीक्यूट कर लें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इन ऑपरेटर की तरफ। तो ये जो इन ऑपरेटर है ये इस तरीके से काम करता है कि अगर उन तमाम रिकॉर्ड को फेच करके दो जो कि इन दोनों के साथ मैच करता हो, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ऐसा कमांड लिखनी हो कि उन तमाम ट्रांजैक्शन नंबर को मुझे फेच करके दे दें जो कि जिसका ट्रांजैक्शन नंबर या तो 12781 हो या जिसका ट्रांजैक्शन नंबर 67593 हो, ठीक है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम sales line where transaction number in 12781675593, ठीक है। तो ये मुझे तमाम रिकॉर्ड को फेच करेगा। ये किसके ऊपर सर्चिंग करेगा? ट्रांजैक्शन नंबर्स के ऊपर। तो जिसका ट्रांजैक्शन नंबर 12781 हो और जिसका 67593 हो उन रिकॉर्ड्स को मुझे फेच करके देगा। अगर मैं देखें अगर वेयर क्लॉज हटा दूं तो तमाम रिकॉर्ड फेच करूं कि आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स और भी हैं। तो इसने उसे उन तमाम उससे वेयर क्लॉज क्या कर रहा है? उस रिकॉर्ड को फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है। इस तरह इन ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा अगर आपने इस तरह स्ट्रिंग्स के ऊपर भी आप लोग यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि अगर आपको क्यूरी लिखनी हो कि तमाम टिकट्स फेच करें जिसकी टिकट टाइप हो चाइल्ड और सीनियर, ठीक है। तो जिसकी टिकट टाइप चाइल्ड और सीनियर होगी आपको उनका रिकॉर्ड फेच करके देगा। अगर हम लोग तमाम रिकॉर्ड फेच करके देख लें, हाँ टिकट्स में पड़ा, ठीक है। तो ये टिकट, तो ये तमाम रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हैं इसमें अडल्ट, चाइल्ड, सीनियर 3 टाइप्स थी, लेकिन हम लोगों ने 2 को फिल्टर आउट किया। हम लोगों ने किस को 2 फिल्टर आउट किए? चाइल्ड और सीनियर को। तो ये आप लोगों को सिर्फ उन 2 का रिकॉर्ड, उन 2 का जहाँ पे मैच करेगा उनका रिकॉर्ड फिल्टर आउट करके दे देगा। अच्छा, इसी तरह आ जाता है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर यूज होता है टू फाइंड पैटर्न्स विद इन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स में कुछ कंपैरिजन करने हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग लाइक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ऑपरेटर के अंदर जो है 2 साइन यूज होते हैं, परसेंट और अंडरस्कोर का, ठीक है। अगर जो परसेंट होता है वो यूज होता है कि एनी फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर एलिजिबल, ठीक है। और अंडरस्कोर यूज होता है, वो होता है एक कैरेक्टर के लिए। अभी लेट सपोज अगर आपको क्यूरी लिखने का कहा जाता है कि उन तमाम एम्प्लॉयज़ को फेच करें, उनका रिकॉर्ड फेच करें जिनका एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम है उसके स्टार्ट में ए आता हो और उसके आगे चाहे कुछ भी हो उससे हमारा इरिस्पेक्टिव, तो उन तमाम रिकॉर्ड्स को हम मुझे फेच करके दें। तो आप लोग कमांड्स किस तरीके क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर emp फर्स्ट नेम लाइक तो इसने मुझे उन एम्प्लॉयज को फेच करके दिया जिनका रिकॉर्ड ए स्टार्ट में ए आ रहा है और उसके आगे चाहे कुछ भी हो इरिस्पेक्टिव, ठीक है। तो उन तमाम रिकॉर्ड्स को आपको ये फेच करके दे देगा। अगर इसमें आप लोग तमाम रिकॉर्ड देखें तो इसमें काफ़ी और भी रिकॉर्ड एम्प्लॉयज के पड़े होंगे जिसको इसने फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये जो लाइक ऑपरेटर है ये
टू एट्रीब्यूट्स उसके लिए आप लोग मैचिंग स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अंडरस्कोर का यूज़ करें तो अंडरस्कोर जो है वो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम लोगों ने एक और क्यूरी लिखनी हो कि जैसे आपको कहा जाता है कि राइट अ क्यूरी विच फाइंड्स ऑल थीम पार्क्स हैविंग अ नेम एंडिंग इन लैंड, तो इसके लिए आप लोग क्यूरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम थीम पार्क वेयर पार्क नेम लाइक, चाहे स्ट्रिंग के स्टार्ट में कुछ भी हो लेकिन हमें एंड में जिसकी लैंड हो उसका रिकॉर्ड आप लोग मुझे फेच करके दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसके पार्क नेम के एंड में लैंड आ रहा है उसने उस रिकॉर्ड को मैच किया और उस तमाम उनकी रिकॉर्ड्स को फेच कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं दो और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इज नल, नल और इज नल, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो कि जो डेटा में अगर कोई नल है, एम्प्टी है, उसका रिकॉर्ड अगर आप लोगों ने फेच करना हो। अब अगर लेट सपोज हमने एक क्यूरी लिखनी हो कि उन तमाम अट्रैक्शन पॉइंट्स को फेच कर दिया जाए करें कि जिसके अट्रैक्शन पॉइंट्स में अट्रैक्शन नेम नल हो, अट्रैक्शन टेबल में अट्रैक्शन नेम नल हो, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अट्रैक्शन where attract name is null। तो हमारे पास सिर्फ एक ही अट्रैक्शन ऐसा है, अट्रैक्शन पॉइंट जिसमें नल है, ठीक है। ये अगर आप लोग यहां से देख सकते हैं अट्रैक्शन का जो हमारे पास टेबल है, देखिए बाकी तमाम में वैल्यूज मौजूद हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है जिसमें नल है। तो ये इज नल आप लोग उस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं कि जहां पे आपने फेच करना हो कि जिसका रिकॉर्ड नल है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एसक्यूएल में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एंड और नॉट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किस लिए होते हैं? जब आप लोगों ने एक ही क्यूरी में मल्टीपल कंडीशंस आप लोगों ने लगानी होती है, ठीक है। तो जो एंड ऑपरेटर है वो आप लोगों को जैसे आइडिया होगा पहले भी कि जब एंड ऑपरेटर्स के केस में दो अगर लेट सपोज कंडीशन है तो जब दोनों की दोनों मीट करेंगी तो वही रिकॉर्ड फेच होगा, ठीक है। अब अगर लेट सपोज इसका अगर एक एग्जांपल देखें एंड कमांड के लिए, तो एंड कमांड एंड जो है ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है कि अगर आप लोगों ने लेट सपोज मैं कहता हूँ आवर्स टेबल है, ठीक है। आवर्स टेबल में हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सारा आवर्स टेबल में ये रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्यूरी क्या लिखनी है कि उन तमाम उस तमाम रिकॉर्ड्स को रोज को फेच करो जिनकी आवर्स पर अट्रैक्ट ग्रेटर देन 3 हो और साथ ही साथ डेट वर्क भी उसकी 18 मई 2007 से आगे हो, ठीक है, ग्रेटर देन। तो अगर हम लोग ने इसकी क्यूरी लिखनी है तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आवर्स टेबल वेयर आवर्स पर अट्रैक्ट greater than 3 and date worked greater than 007-05-18, ठीक है। तो ये उन तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करेगा कि जिसकी जो है आवर पर अट्रैक्ट ग्रेटर देन 3 है और साथ ही साथ जिसकी डेट वर्क भी 18 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर आ जाता है, अगर इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेट सपोज एंड ऑपरेटर की ही। सो अगर आप लोगों ने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है कि अट्रैक्शन पॉइंट्स कि वो तमाम अट्रैक्शन पॉइंट्स को फेच करे कि जिसमें जो है अट्रैक्ट एज जो है चाइल्ड्स के लेस देन 10 हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें जो अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है अट्रैक्शन पॉइंट्स की वो लेस देन 100 हो, और साथ ही तीसरी कंडीशन ये भी है कि उसका नेम नल ना हो। तो आप क्या करेंगे, ये आप लोग कमांड देख सकते हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है कि तमाम अट्रैक्शन पॉइंट्स को फेच करो जिसमें अट्रैक्ट एज लेस देन 10 हो, साथ ही साथ अट्रैक्ट कैपेसिटी भी लेस देन 100 हो और अट्रैक्ट नेम जो है नल ना हो। जैसे हम लोगों ने, तो ये क्या करेगा, इन तमाम कंडीशन जिस रिकॉर्ड्स के ऊपर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अट्रैक्शन पॉइंट्स में हमारे पास और भी काफ़ी डेटा था।
ठीक है, नल वाला इसने उस नल वाले को भी इसने फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी जो रिकॉर्ड जो फुलफिल नहीं कर रहे थे उसने उस तमाम रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है, और ऑपरेटर जैसे नाम से पता लग रहा है कि अगर दो कंडीशन है, दोनों में से एक भी मीट करती है तो आप लोगों को वो रिकॉर्ड फेच कर लेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी एक एग्जांपल देख लें तो अगर थीम पार्क से हमने उस रिकॉर्ड को फेच करना है जिसके जो पार्क कंट्री है जो FR हो या कि UK हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी अगर एग्जांपल देखें तो सेलेक्ट पार्क नेम, पार्क कंट्री, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करो थीम पार्क के टेबल से, जहां जहां पे पार्क कंट्री FR हो या पार्क कंट्री UK हो। ठीक है, तो जिसकी थीम पार्क में जो है पार्क कंट्री FR है और UK है, ये उस दोनों रिकॉर्ड्स को मीट करते हैं जहां जहां पे उनको फेच कर लेगा। इसी तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल देख लें, ये क्या करे, उन तमाम अट्रैक्शन पॉइंट्स को सिलेक्ट करो जहां पे पार्क कोड में जो है RR है और अट्रैक्ट कैपेसिटी जो है लेस देन 50 हो और अट्रैक्ट कैपेसिटी ग्रेटर देन 100 हो। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो है ये आप लोग के लिए एक टास्क हो जाएगा कि ये क्यूरी किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं लाइक और। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है नॉट। तो नॉट किस लिए यूज होता है? टू निगेट द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देखें तो ये अगर हम कहते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो एक्सेप्ट जिसका एम्प्लॉय नंबर 106 हो, तो तमाम एम्प्लॉय सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसका एम्प्लॉय नंबर 106 हो उसको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ रहा है, मौजूद है, लेकिन 106 का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकॉर्ड दिखा भी देता हूँ इसका। देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए इसमें 106 भी था, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें वेयर क्लॉज लगाया तो वेयर क्लॉज में उस रिकॉर्ड को उसने निगेट कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं कि सॉर्ट डेटा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डेटा को सॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज में नॉर्मली जो हमारे पास डेटा सॉर्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, सो अगर हम लोगों ने डेटा सॉर्ट करना हो, लेट सपोज एम्प्लॉय के टेबल का हायर डेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो हम लोग अगर लिखते हैं कमांड सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एम्प्लॉय हायर डेट और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमें उस तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड का डेटा फेच करेगा, लेकिन किस ऑर्डर के हिसाब से? एम्प्लॉय हायर डेट के हिसाब से, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके हमने आगे मेंशन किया हुआ है डिसेंडिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे जो लास्ट में एम्प्लॉय हायर हुआ है उसका रिकॉर्ड ये टॉप पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह उसके बाद जो आया उसके बाद 2001 में, 1996, 1994। ठीक है, तो इस तरह ये ऑर्डर बाय क्लास आप लोग यूज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। अच्छा, इसमें अगर एक और एग्जांपल हम लोग देख लें। अब देखें, इसने इसको सॉर्ट किया हुआ है एम्प्लॉय के डेटा को ऑर्डर बाय लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको कुछ ना दें तो ये असेंडिंग कंसीडर करता है डेटा, और अगर साथ मेंशन कर दें डिसेंडिंग तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर कंसीडर करता है। ठीक है, अगर आप लोग इसके साथ अगर असेंडिंग लिख दें एम्प्लॉय लास्ट नेम के साथ तो भी ठीक है, अगर ना भी लिखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही कंसीडर होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि छोटा सा आप लोगों के लिए एक टास्क है, इसमें आप लोग देख लें कि ये क्यूरी लिखी हुई है मैंने, पार कोड टिकट टेबल से कुछ डेटा फेच कर रहा है, उसमें कुछ वेयर क्लॉज लगी है, टिकट प्राइस एंड लाइक ऑपरेटर्स ऑर्डर बाय। तो आप लोगों ने अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है कि ये क्यूरी कर क्या रही है। अच्छा, सो ये ऑर्डर बाय क्लास है, इसको हम लोग कैस्केडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेरा मतलब ये है कि अगर लेट सपोज एक एम्प्लॉय हम लोग ऑर्डर बाय कर रहे हैं हायर डेट के हिसाब से, सो अगर दो एम्प्लॉयज़ की हायर डेट सेम आ गई तो फिर हम लोग आगे इसमें कॉमा सेपरेटेड बता सकते हैं कि दूसरे किसी और एट्रीब्यूट के हिसाब से भी उसको फिर सॉर्ट किया जाए। ठीक है, सो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देख लें तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं एक नया एम्प्लॉय यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉय का हमारे पास टेबल आ गया। इसमें अभी हम लोग एक हायर डेट दोनों की सेम रख लेते हैं, बट उसका जो नेम है लास्ट नेम उसको हम चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज का नाम हम रख लें डेविड। ठीक है, और अब मैं इसको एक नई रो एज इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है। किस चीज़ का एरर दे रहा है? डुप्लीकेट एंट्री फॉर की प्राइमरी। ठीक है,
तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइमरी की क्या हो सकती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती हर रो का, ठीक है। अगर इसका 106 एक ऑलरेडी स्मिथ एम्प्लॉय का है रिकॉर्ड, तो हम लोग 106 दूसरे एम्प्लॉय के लिए ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए मैं इसका एक नया इसको प्राइमरी की असाइन कर देता हूँ और अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है, जिसकी जो है हायर डेट सब सेम है, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर डिफरेंट है और उनका नेम डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ज़रा ऑर्डर बाय क्लास के थ्रू चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय EMP अंडरस्कोर हायर अंडरस्कोर डेट डिसेंडिंग, ठीक है। सो इसने हमें इनको ऑर्डर बाय किसके हिसाब से किया, हायर डेट के हिसाब से। अब अगर आप लोग देखें तो इन दोनों की हायर डेट सेम थी, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि हायर डेट के हिसाब से सॉर्ट किया, लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करें, इनको जो है इसमें एम्प्लॉय लास्ट नेम के हिसाब से भी सॉर्ट करें, ठीक है। सो अब देखिए दोनों एम्प्लॉयज़ की हायर डेट सेम है, तो इसमें फिर ये लोग उसको अगर हम लोग फर्दर उसको सॉर्ट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं EMP अंडरस्कोर लास्ट नेम और असेंडिंग, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉय हायर डेट तो उधर ऊपर भी सेम थी, नीचे भी सेम है, लेकिन अब इसने क्या काम किया, हमने कहा पहले इसको एम्प्लॉय हायर डेट के हिसाब से सॉर्ट करो, और अगर दो का एम्प्लॉय हायर डेट सेम हो तो फिर आप लोग ऐसा करो, उसको लास्ट नेम के हिसाब से सॉर्ट करो और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने देखा ये स्मिथ ऊपर आ रहा था, अब मैंने उसको जब असेंडिंग ऑर्डर में उसकी लास्ट नेम के हिसाब से सॉर्ट किया, सेकेंड जो मैंने उसको एट्रीब्यूट दिया, तो उसमें देखें डेविड ऊपर आ गया और स्मिथ नीचे आ गए। सो अब देख लेते हैं लिस्टिंग यूनिक वैल्यूज, ठीक है। सो अगर टेबल में एक रिकॉर्ड एक नाम का रिकॉर्ड मल्टीपल दफ़ा आ रहा है, तो आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग को वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड शो करे डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, यूज टू प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ओनली दोज वैल्यू दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। अब अगर जैसे कि हम लोग देखें अट्रैक्शन टेबल में, तो अट्रैक्शन टेबल में अगर आप लोग देखें हमारे पास पार्क कोड जो है, एक जैसे मैंने कहा था कि एक पार्क के अंदर मल्टीपल अट्रैक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्क कोड आ रहे हैं डिफरेंट, यहाँ पे देखें ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें FR एक है, UK वाला एक आ रहा है, एक ZA आ रहा है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जो डिफरेंट है, अगर FR है एक दफ़ा FR मल्टीपल दफ़ा आ रहा है, आपको एक दफ़ा FR शो हो, UK मल्टीपल दफ़ा आ रहा है लेकिन आपको जो एक दफ़ा शो हो, और इस तरह ZA भी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग अगर लिखते हैं सेलेक्ट पार्क कोड फ्रॉम अट्रैक्शन, तो हमारे पास सारी लिस्ट आ गई, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट ही शो हो, तो मैं लिखूंगा डिस्टिंक्ट पार्क अंडरस्कोर कोड फ्रॉम अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसने जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट थे, यूनिक थे सिर्फ, ठीक है, 3 डिफरेंट थे हमारे पास पार्क कोड, तो सिर्फ इसने उसी को लिस्ट किया। तो इसके लिए आप लोग ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपको मैं कोई दूसरा कीवर्ड बता देता हूँ, लिमिट, जैसे कि हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें एम्प्लॉय, तो हमारे पास एम्प्लॉय की एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सारे का सारे इसमें आपको फेच करेगा, लेकिन हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड फेच नहीं करना। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज हमें रिकॉर्ड फेच करके दें, तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहले 3 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फेच करके देगा। इसके अलावा एक कमांड यूज होती है हेल्प कमांड, तो अगर आप लोगों ने कुछ भी जो क्यूरीज में कमांड्स हैं इनको आप लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए आप लोग हेल्प कमांड यूज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप लोग चाहते हैं हेल्प सेलेक्ट कमांड की हेल्प चाहते हैं, तो आप लोग हेल्प सेलेक्ट, तो ये आपको उसके हवाले से तमाम उसकी हेल्प आपको उसकी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसमें तमाम आपको उसकी डिटेल मेंशन होती है कि हेल्प कमांड क्या कर, सेलेक्ट कमांड क्या क्या परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने हेल्प ड्रॉप, तो अब ड्रॉप के अंदर जो है मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है, लिस्ट आ जाती है, इसमें आप लोग कहते हैं किसी एक को सिलेक्ट करें। लेट सपोज ड्रॉप डेटाबेस,
हेल्प ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपको उसकी तमाम ड्रॉप डेटाबेस के हवाले से आपको हेल्प दे देगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, सो अभी तक जो है हम लोगों ने एसक्यूएल की कमांड्स वगैरह रन की, सिलेक्शन वगैरह की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताना चाह रहा था कि ये जो हम लोग डिफरेंट कमांड्स, कीवर्ड्स, क्लॉजेस वगैरह ज्वाइन करके लिखते हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, सो इसको तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो जो कमांड हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल या कुछ भी, तो उसमें जो है ना सबसे पहले फ्रॉम क्लास एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फ्रॉम क्लास क्या करता है, फ्रॉम क्लास के बाद आप लोग अपना टेबल का नाम बताते हैं। ठीक है, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल से आप लोग उसका नेम वगैरह फेच करें। तो फ्रॉम क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ये क्या करता है, आपके डेटा सेट को डिफाइन कर लेता है कि आप लोग किस डेटा सेट से आप लोग डेटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी क्लॉज एग्जीक्यूट होती है वो वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या कर रही थी, फिल्टर आउट डेटा। ठीक है, इसमें आप लोग कंडीशंस बताते हैं कि जो आपका कंडीशंस को मीट करता है डेटा, उसको फेच करो, बाकी को डिस्कार्ड कर दो या फिल्टर आउट कर दो। उसके बाद जो आप लोगों की सेलेक्ट कमांड में एक्सप्रेशन होती है, सेलेक्ट नेम कॉमा सेलेक्ट फादर नेम सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो जो वो एक्सप्रेशन वो आके थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आप लोगों की जो एग्जीक्यूशन में ऑर्डर बाय याद हो हमने जो स्टडी किया, वो यूज होता है ऑर्डर्स, लिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्स के, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट एग्जीक्यूट किस लिए हमने यूज़ किया था कि अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कम करना हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 रोज आ रही हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको 3 रोज सिर्फ शो हो, तो आप लोग लिमिट 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल से करवा दूं, तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगी। अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूं, ये आप क्यूरी आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखी हुई है सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, select employee number, employee last name, employee father name from employee, where employee number greater than 101, order by employee number, डिसेंडिंग में ऑर्डर कर रहे हैं, लिमिट 3। ठीक है, तो अगर इस कमांड की हम लोग एग्जीक्यूशन देखें तो ये किस तरीके से होगी। सबसे पहले ये आप लोगों का जो फ्रॉम क्लॉज है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये आपके डेटा सेट को डिफाइन करता है कि आप लोग एम्प्लॉय टेबल का डेटा फेच कर रहे हैं। उसके बाद जो आपको मैंने जैसे बताया, आप लोगों की वेयर क्लॉज यूज होती है। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या कर रही है कि एम्प्लॉय नंबर जिस एम्प्लॉय उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप लोग मुझे फेच करके दे दें जिनका नंबर 101 से ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की जो कमांड एग्जीक्यूट होती है वो होती है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करती है, सिलेक्ट में आप लोग एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय लास्ट नेम, फादर नेम की आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 3 हो गई। इसके बाद हमारी एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम किससे कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमारे पास फैच होके आ गया, अब उसको हम लोगों ने लिमिट करना है 3 के साथ। ठीक है, तो 3 लास्ट रिकॉर्ड आप लोगों को ये फैच करके दे देगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने लिमिट इसको 3 किया, अगर मैं इसकी लिमिट 4 कर देता हूँ तो ये 4 रिकॉर्ड आपको फैच करके दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी मैं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो गई कि जो एसक्यूएल में कमांड्स हैं किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें यह है कि जो हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ा ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़े से और भी कुछ कीवर्ड्स, क्लॉजेस वगैरह ऐड होंगे, क्योंकि मैंने उनको इसीलिए यहाँ पर इसी डायग्राम में ऐड नहीं किया क्योंकि अभी तक हमने वो पढ़े नहीं है। इसमें वैसे दूसरे ज्वाइंस और ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉजेस वो भी आएंगे, वो भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो गई। इसके बाद हमारे पास कुछ लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों को ने करनी होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप लोग देख सकते हैं सब, अगर आप लोगों को ऐसी क्यूरी आप लोगों ने लिखनी है कि जो तमाम थीम पार्क का डेटा फेच करना है एक्सेप्ट यूके, जो यूके में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप लोगों ने डिस्कार्ड करना है थीम पार्क्स को, और बाकी तमाम थीम पार्क्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरी जो आप लोगों ने क्यूरी लिखनी है वो आप लोगों ने लिखनी है सेल्स, तमाम वो सेल्स आप लोगों ने फेच करनी है और डिस्प्ले करनी है जो कि 18 मई 2007 को हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक और क्यूरी लिखनी है कि जो टिकट प्राइसेस बताए बिटवीन 20 एंड 30। 3.4 जो है उसमें आप लोगों ने तमाम अट्रैक्शन पॉइंट्स वो दिखाने हैं जिसकी कैपेसिटी 60 से ज़्यादा हो। ठीक है, एट द थीम पार्क, और थीम पार्क कौन सा हो, FR1001, जिसका थीम पार्क कोड FR1001 हो वो फेच हो और जिसमें कैपेसिटी भी 60 से ज़्यादा हो। अच्छा, इसके बाद आ जाती है लास्ट में जो हमारे पास एक दूसरी क्यूरी है, आप लोगों ने क्यूरी डिस्प्ले करवानी है
लिखनी है कि जिसमें आप लोगों को हावरली रेट ऑफ ईच अट्रैक्शन पॉइंट आप लोगों ने फेच करना है जहाँ पे एम्प्लॉय ने काम किया हो, अलॉन्ग विद आवरली रेट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, साथ ही आवरली रेट को इंक्रीज भी 20% करना है, जिस तरह हम लोगों ने ये स्टार्ट में एक एग्जांपल की थी उसी पे बेस्ड है। अच्छा, ये जो लैब टास्क हैं आप लोगों ने इसका क्या इस तरह करना है कि एक PDF फाइल या वर्ड फाइल आप लोगों ने बनानी है, और उसमें ये जो हम लोगों ने जितने भी ये जो लैब मैनुअल में मैंने टास्क एग्जीक्यूट किए हुए हैं, ये जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह अटैच किए, इसको सबको आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, और इसी तरह आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स उसके साथ अटैच करने हैं, और साथ ही साथ ऊपर जो कमांड्स आप लोग CMD में टाइप करते हैं उसको भी आप लोगों ने ऊपर इसी तरह अटैच करना है। ठीक है, ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ, वैलिडेट कर सकूँ इस कमांड्स वगैरह को। और सेकेंडली ये कि इसमें कुछ वगैरह आप लोग देख सकते हैं क्यूरी क्वेश्चन वगैरह भी पूछे गए हैं, कुछ क्यूरीज लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने अपने अल्फाज में बताना है कि ये क्यूरी क्या कर रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके अलावा एट द एंड में आप लोगों के पास एक्सरसाइजेज हैं, उसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज करनी है।